सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। Good morning to all my dear students. Welcome to my channel Living Peak Classes Prayagraj. And today we are going to discuss about class 10th NCERT chapter फर्स्ट बायोलॉजी का पार्ट है लाइफ प्रोसेस। तो मेरे प्रिय बच्चों, अभी तक मैं आपको 11th पार्ट अपलोड कर चुका हूँ 1 से लेकर के एकदम सीरियल वाइज जो है पूरी की पूरी NCERT फुल डिटेल आपको बहुत ही सरल शब्दों में आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। और आपके NCERT के जितने भी पैराग्राफ के नीचे इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी दिए गए हैं उनका भी सलूशन मैं आप तक जो है पहुंचा दे रहा हूं। तो मेरे प्रिय बच्चों, आप जो है सबसे पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का पार्ट चल रहा था। और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने इससे पहले हार्ट का स्ट्रक्चर को पार्ट 11 में कंप्लीट कर दिया था। और आज पार्ट जो है 12th है, जो कि हमें यह पहचानना है कि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड में प्रवेश करती है। तो कैसे करती है, क्या माध्यम है, तो आइए प्रिय बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। प्रिय बच्चों देखिए, स्टार्ट हो गया आपका ये चैप्टर का जो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का। नेक्स्ट यहाँ पे फिगर नंबर आप देख लीजिएगा। सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो O2 एंड CO2 का तो ट्रांसपोर्ट का जो व्यवस्था है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो मैंने आपको जो है डायग्राम में बता दिया था। क्या बताया था डायग्राम में? तो मैंने आपको डायग्राम में बताया था बच्चों कि देखिए ये आपका कौन सा पार्ट है, ये लंग्स का पार्ट है। ठीक बच्चों, अब लंग्स किससे ब्लड को लाने ले जाने का कार्य जो है कहाँ से हो रहा है? ये हार्ट से हो रहा है। तो हार्ट से हो रहा है तो अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पूरी बॉडी का जो ब्लड है वह सीधे कहाँ पे ले जाया जा रहा है? आपके हार्ट में। तो मान लीजिए कि जो हार्ट में ब्लड इम्प्योर ब्लड को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाया जा रहा है, वह किसके माध्यम से? वो होता है वेन के माध्यम से। ठीक है, तो वेन जो है क्या करती है? आपके शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सीधे कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है? ला करके हार्ट में। और हार्ट के अपर 2 पार्ट क्या होते हैं? आर्किल। और नीचे के 2 पार्ट क्या होते हैं? वेंट्रिकल। तो हार्ट में आपका देख रहे हैं सबसे अपर साइड जो आर्किल होता है उसमें आप देखते हैं कि राइट आर्किल भी होता है, लेफ्ट आर्किल होता है। तो इम्प्योर ब्लड जो है हमेशा आपके कहाँ पे पहुँच रहा है? सीधे आपके राइट आर्किल में पहुंचता है। और राइट आर्किल से पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा कहाँ पे पहुंच जाता है? ये सीधे लंग्स में। और लंग्स में पहुंचने के बाद यहाँ पे ब्लड जो है कैसा हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद इस पल्मोनरी वेन के माध्यम से कहाँ पे पहुंचता है? लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। हार्ट के कौन से पार्ट है? चेम्बर है लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर कर जाता है ब्लड। और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको क्या करती है? पंप कर देती है एओर्टा के माध्यम से। और फिर से वो ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली
जो वेसल्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। तो आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन द लंग्स। ऑक्सीजन प्रवेश करती है द ब्लड इन द लंग्स, ठीक है ना। ब्लड प्रवेश करता है कहाँ, लंग्स में। किसके, ऑक्सीजन के सहित जो है या लंग्स में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है, ब्लड में प्रवेश करती है। वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर ऑक्सीजन किसमें, ब्लड में प्रवेश कर जाती है। तो वो स्थान आपका लंग्स है, ध्यान दीजिएगा। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड, the separation of the right side and the left side of the heart is useful to keep oxygenated and deoxygenated blood from mixing। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो हार्ट का राइट और लेफ्ट सेपरेशन है, बंटवारा किया गया है, किस लिए किया गया है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। ठीक है बेटा, ये जो हार्ट में चेम्बर बनाए गए हैं कौन कौन से, राइट और लेफ्ट, तो ये इसलिए बनाए गए हैं राइट एंड लेफ्ट चेम्बर, जो कि प्योर और इम्प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने में रोकने में लाभदायक होता हो। ठीक है। सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई टू ऑक्सीजन टू द बॉडी। इस तरह का बंटवारा जो होता है शरीर को क्या प्रदान करता है, हाई इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बहुत ही उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। ठीक है, ऑफ द बॉडी, आपके शरीर को। तो इस तरह का जो सेपरेशन या बंटवारा जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, जिससे कि हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, जिससे उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स। तो आप समझ सकते हैं, सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो बच्चों, ब्लड का जो यहाँ पे फंक्शन भी है यह भी आपको समझ लेना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे बात किया गया है सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसे आप कह सकते हैं कि पक्षी और स्तनधारी सरीखे जो एनिमल्स हैं उनको किसकी आवश्यकता होती है, हैव हाई एनर्जी नीड्स, उनको उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह बहुत लाभदायक हैं क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। किस लिए बेटा, क्योंकि इनको अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसको बनाए रखने के लिए निरंतर एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, उनके शरीर का तापमान इन्वायरमेंट के तापमान पर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज, यानी जो एनिमल्स में अगर एनर्जी का उपयोग नहीं होता है तो द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट, तो उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है।
Such animals like amphibians or many reptiles have three-chamber hearts and tolerate some mixing of the oxygenated and deoxygenated blood stream। तो बच्चों यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान देना, ये आपके कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं अरे हाई स्कूल की 9th की 10th की NCERT क्यों पढ़ें। तो बेटा यही तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से भी आप समझिएगा, इसको मत छोड़िएगा। ये आपकी ऐसी बुक्स है जो आपको अपने मंजिल तक पहुँचा देती है। ठीक है बेटा, तो यही आपका बेस है। अपने बेस को हमेशा मजबूत रखना, फिर चाहे जो करना मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी आपको। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे लिखा गया है कि सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस आर मेनी रेप्टाइल्स हैव थ्री-चैम्बर्ड हार्ट्स एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। तो बेटा जो कैसे एनिमल्स हों, मान लीजिए कुछ जल या स्थल या बहुत से रेप्टाइल्स जंतुओं में देखा जाए तो 3 चेम्बर या 3 कोष्ठीय हार्ट होता है, 3 चेम्बर हार्ट होता है। किस में देखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सच एनिमल्स लाइक, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जैसे एम्फीबियंस आर मेनी रेप्टाइल्स। ठीक है, एम्फीबियंस में आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जल में भी रह सकें और कहाँ पे, थल में भी रह सकें, स्थल पर भी रह सकते हैं, उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल देखते भी होंगे अपने घर पे सामान्य रूप से कि मेढक को आप जानते हैं जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, इसलिए इसको किस में रखा गया है, क्लास एम्फीबिया में रखा गया है। और इसी तरह से आप ध्यान दें, मेनी रेप्टाइल्स मीन्स बेटा रेंग कर चलने वाले एनिमल्स। कैसे एनिमल्स होते हैं, रेंग कर चलने वाले। और रेंगने वाले एनिमल्स आप क्या देखते हैं, जैसे स्नैक, इसको आप देख करके डर जाते हैं ना। और उसके साथ साथ आपका क्रोकोडाइल है, आपका लिजर्ड है, छिपकली है, ये सभी किस में आते हैं, ये सभी रेप्टाइल्स में आते हैं। अगर पूछा जाए कि बेटा इनके दिल में कितने चेम्बर होते हैं तो आप क्या बताओगे? हाँ, अभी आप ऐसे समझ लें कि आपके दिल में कितने चेम्बर हैं, कितने कमरे हैं, तो मालूम चलता है कि आप बता दोगे कि सर एक ही है। तो एक में कहाँ काम चलने वाला है आपका? हाँ, आपको फैलने के लिए, सुकून से रहने के लिए कितने चेम्बर की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से ये जो आपका हार्ट है, हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं ह्यूमंस के। ठीक है, और उससे और लोअर एनिमल्स में जाओगे, ठीक है ना। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, इनमें केवल 3 चेम्बर ही हार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें केवल 3 चेम्बर हार्ट ही पाए जाते हैं, ऐसे जो एम्फीबियंस हों, जो रेप्टाइल्स हों, और ऐसे एनिमल्स में केवल 3 चेम्बर हार्ट होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। किस तरह के एनिमल्स, जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स होते हैं। मैं इसलिए बार बार बेटा प्रेशर करता हूँ कि ये पॉइंट्स आप कभी भूलना मत। यही तो है जो आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ से प्रश्न हर वर्ष आते हैं, कोई भी एग्जाम देख लेना, छोटे से लेके बड़े तक। और यहाँ तक कि आपसे कभी कभार बहुत अच्छे से हाल चाल ले लिया ना, तो आपका बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी आ सकता है इसी तरीके से। तो याद रखिएगा कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये इनके एनिमल्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी अगर मिल जाए तो भी ये सहन कर लेते हैं। वहीं पे बेटा अगर बात करें हम किसकी, फिशेज ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर अगर मछली के हृदय की अगर हम बात करें, फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चेम्बर टू देयर हार्ट एंड द ब्लड इज पम्प्ड to gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body। तो बच्चों यहाँ अगर दूसरी ओर मछली के अगर हार्ट की बात करेंगे ना,
तो उसके मछली के हार्ट में केवल 2 ही चेम्बर होते हैं। कितने चेम्बर होते हैं? केवल 2 चेम्बर, 2 ही कोष्ठ होते हैं। और यहाँ से क्या किया जाता है? ब्लड को गिल्स में या गलफड़े में भेज दिया जाता है। क्या किया जाता है? गिल्स के माध्यम से या गिल्स में या गलफड़े में भेजा जाता है। भेजा जाता है कि नहीं? फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव 2 ओनली चेम्बर, केवल 2 ही चेम्बर होते हैं टू देयर हार्ट्स, इनके हार्ट में। एंड द ब्लड इज पंप, और फिर ब्लड को पंप किया जाता है टू द गिल्स, गिल्स में जो है ब्लड को क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पैसेज डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो उससे क्या होता है? यहाँ पे यह ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड होता है और सीधा डायरेक्ट फिश की बॉडी में भेज दिया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? बेटा एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में कितने चेम्बर होते हैं हार्ट में? तो आप 3 चेम्बर बोलोगे। अगर पूछे बेटा फिश में कितने होते हैं तो आप कितने चेम्बर बताओगे? ओनली 2 चेम्बर बताओगे। बेटा यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ पे भेजा जाता है तो आप क्या बताओगे? सीधा गलफड़े या गिल्स में भेज दिया जाता है और यहीं से जो है ब्लड ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। ठीक बच्चों, तो बात समझ में आ गई होगी। 10 ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पैसेजेस थ्रू द बॉडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से मछलियों के या फिश के बॉडी में केवल 1 साइकिल में या केवल एक ही बार में रुधिर हृदय में जाता है। कितने बार में जाता है? एक ही बार में जाता है। तो आप समझिएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। जो फिश होती हैं उनमें केवल एक ही बार रुधिर जो है हृदय में जाता है। तो ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट, ब्लड जाता है केवल हार्ट में एक बार। इन द फिश में ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी, ठीक है, जो कि केवल उनके शरीर में एक ही चक्र में जाता है। ऑन द अदर हैंड की अगर बात करें, ठीक है, या दूसरी ओर अन्य की बात करें, किसकी बात करेंगे? हम लोगों की बात की जा रही है, ठीक है। इट गोज थ्रू देयर हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग, बेटा याद रखिएगा वो तो सिंगल की बात थी अभी, 1 साइकिल पैसेज थ्रू द बॉडी, ठीक है ना, जिनके शरीर में केवल एक ही चक्र में ब्लड शरीर में पहुंच जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे किस में पहुँच रहा था? फिश में पहुँच रहा था, ठीक है ना, वो सिंगल सर्कुलेशन। अगर यहाँ पे बात करेंगे आप तो यहाँ पे क्या आपको याद आएगा? डबल सर्कुलेशन। भाई ये सब हायर एनिमल्स होते हैं ना। कौन होते हैं हायर एनिमल्स? इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स, इन दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। प्रिय छात्रों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि डबल सर्कुलेशन। क्या ध्यान देना है? डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि यह वर्टिब्रेट्स में हम हैं, आप हैं, और भी मैमल्स में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है? डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? यहाँ से प्रश्न आता है बेटा कि ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन को आपको एक्सप्लेन करना हो तो आपको कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? तो यही डायग्राम जो आपको दिख रहा है आपके सामने, ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपके सामने, यहाँ पे आपको बताना है कि मान लीजिए बेटा ये आपकी क्या है?
ये आपकी बॉडी है और बॉडी में हमेशा इम्प्योर ब्लड जो पड़ा हुआ है वो वेन के माध्यम से कहाँ तक ट्रांसफ़र हुआ, राइट अर्किल में गया, राइट अर्किल के बाद फिर लेफ्ट राइट अर्किल के बाद में राइट वेंट्रिकल्स में ये प्रवेश किया और राइट वेंट्रिकल में जब प्रवेश किया तो फिर यहाँ से ब्लड को पंप किया गया तो पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से ये बेटा लंग्स में पहुँच गया और लंग्स में ब्लड क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले करके ये पल्मोनरी वेंस है बेटा, ये पल्मोनरी वेंस के माध्यम से लेफ्ट आर्किल में प्रवेश किया और लेफ्ट आर्किल में प्रवेश करने के बाद देख रहे हैं ना 2 बार हो गया ना। एक बार तो बॉडी से हार्ट में गया, फिर हार्ट में से कहाँ गया, लंग्स में गया और लंग्स से फिर हार्ट में आ गया। दोबारा हुआ कि नहीं हुआ हार्ट में ब्लड का प्रवेश। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पंप किया गया है तो एओर्टा के माध्यम से आपके बॉडी में क्या किया गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर दिया गया। तो यही प्रोसेस चल रही है। ब्लड का जो है हार्ट में 2 बार आना ही यहाँ पे डबल सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए हम लोग थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, जो कि आप देखते होंगे ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं बेटा। ब्लड प्रेशर जिसे आप कहते हैं रक्त दाब, क्या कहते हैं, रक्त दाब, किसी की बीपी हाई या लो। ठीक है, तो कैसे उसको देखी जाती है, कैसे जांची जाती है बेटा, क्या उसके जो है ऑपरेटस होते हैं, उसके नाम क्या हैं, यही आपको समझना है। तो थोड़ा सा ये आप कह सकते हैं कि ये आपके लिए मोर टू नॉलेज है, यानी कहने का मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा भी आपको जानकारी दे रही है ये एनसीईआरटी बुक्स। देखिए कितनी अच्छी है। अगर आप लोग सही से समझ जाएं, इतना सिंपल शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ब्लड प्रेशर में लिखा गया है द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यानी बेटा ब्लड प्रेशर किसे कहा गया है, ब्लड प्रेशर किसे कहा गया है कि वॉल ऑफ ए वेसल्स। ठीक है, जो वाहिकाओं की वाल होती है। वाहिकाएं क्या होती हैं, जो आपकी आर्टरीज या वेंस। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कह सकते हैं द फोर्स दैट ब्लड, क्या किया जा रहा है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट, किसके विपरीत, द वॉल ऑफ ए वेसल्स। ठीक है ना, वाहिकाओं की भित्ति के विपरीत ब्लड क्या क्या किया जा रहा है, ब्लड जो है वॉल ऑफ वेसल्स यानी कि वाहिकाओं की दीवार या वाल के अगेंस्ट जो प्रेशर लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड exert against the wall of vessels is called blood pressure. This pressure is much greater in arteries than in veins. ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रेशर है वेंस की अपेक्षा अगर देखा जाए, यह प्रेशर वेंस की अपेक्षा आर्टरीज में बहुत अधिक होता है। अब बेटा आप समझ जाइएगा कि आर्टरीज में वेंस की अपेक्षा ये प्रेशर अधिक क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है ना ये आर्टरीज में के माध्यम से क्या किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए वेंस के की अपेक्षा अगर देखा जाए जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज में बहुत अधिक होता है। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर
इन आर्टरीज। भैया यह जो दाब होता है वो क्या होता है, मच ग्रेटर इन आर्टरीज, आर्टरीज में अधिक होता है, दैन इन वेन्स, किसकी अपेक्षा, वेन्स की अपेक्षा। याद रखिएगा बेटा, कितना सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ आपको। अच्छा मेरे प्रिय बच्चों, आप कुछ थोड़ा सा मेरी भी हेल्प करते जाइए। आप एक काम करिएगा कि आप इसको शेयर कर दीजिए अपने से, और जो भी मेरे प्रिय बच्चे सब्सक्राइब ना किए हों तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बच्चों जैसे ही आप शेयर करते हैं और भी आपके फ्रेंड्स जुड़ जाते हैं, और जुड़ जाते हैं तो भी वो उसको और भी अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। और साथ ही साथ प्रिय बच्चों यह भी है कि मैं अभी आपकी सुविधा के लिए मैंने बनाया है ये कैसा, बहुत ही अच्छा और स्मार्ट क्लासेस लेने के लिए मैंने ये चैनल बना दिया है। तो इस चैनल को मेरे प्रिय बच्चों जितना अधिक संख्या में छात्र जुड़ जाएंगे उतना ही मेरा ये चैनल मजबूत हो जाएगा आप लोगों से। तो बच्चों अपने सर के लिए केवल इतना करिए कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर कर दीजिए, लाइक भी करिए। बच्चों इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, बल्कि क्या होता है, हमारी और भी नज़दीकी आपसे हो जाती है। ठीक है, तो हम आपके एकदम नज़दीक रहते हैं, यानी अब हमारे और आप में कोई डिस्टेंस नहीं है। जैसे ही जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें जितना हो सकता है बेटा। तो ठीक है, आप कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ देखिए कुछ बच्चों ने तो कर दिया, आप भी करिए इसको, थोड़ा सा और कोशिश करिए, और जितना आप कोशिश करेंगे बेटा हम आपके उतना ही नज़दीक रहेंगे, आपकी हर एक समस्या का समाधान करेंगे। और यह चैनल आपकी सफलता के लिए ही बनाया गया है। तो इस चैनल को बनाए रखने के लिए बेटा एक काम मत भूलना कि अपने सुनील सर के इस चैनल को आप शेयर कर दीजिए, और बच्चे जो सब्सक्राइब ना किए हों वो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है बेटा, तो आइए ध्यान दीजिए, फिर से चलते हैं आगे। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टम कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे बेटा आपको दो बातों को ध्यान रखना है कि प्रेशर यहाँ पे कैसा लग रहा है, एक तो डायस्टोलिक लग रहा है और एक सिस्टोलिक लग रहा है। ठीक है बेटा, तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्या समझना है कि जैसे मान लीजिए आर्टरीज के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है, किसके अंदर बेटा, आर्टरीज के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या करता है, सिस्टोल की स्टेज के दौरान, ठीक है, तो उसमें सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और अगर देखा जाए वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकुलर जो डायस्टोल होता है उसमें वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान आर्टरीज के अंदर का प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज, भैया कैसा प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर कहाँ पे, आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टम, कहाँ पे बेटा, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। वहीं पे प्रेशर इन आर्टरीज में ड्यूरिंग, अगर ऐसा प्रेशर आर्टरीज में दिया जाए ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्स, इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, तो उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड का प्रेशर है जब क्या होता है इनसाइड द आर्टरी, जब आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर लगता है तो उस समय क्या होता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक कंट्रैक्शन होता है ना,
उसी को तो हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एंड जब प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, और जब प्रेशर आर्टरीज के दौरान वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी रिलैक्स होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है बेटा, जब भी ब्लड पंप किया जाता है तो पंप करने के बाद वो रिलैक्स भी होता है, फिर पंप करता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, रिलैक्सेशन जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 mm of Hg means mercury and diastolic pressure is 80 mm of Hg means mercury। तो मेरे प्रिय बच्चों, बहुत जीके या जनरल नॉलेज का ये प्रश्न है कि एक आपसे कहा जाए कि सामान्य द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120। तो बेटा आप जानते हैं कि एक सामान्य मैन या मनुष्य की जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, वो सब लोग बोलते हैं कि 120/80 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी नॉर्मल मैंस हैं उनका जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए ना। तो यही आपको ध्यान रखना है। तो ये तो ध्यान रख लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि 120 और 120 और 80 में कौन सा डायस्टोलिक कौन सा सिस्टोलिक प्रेशर है, तो बेटा फिर आप क्या है अच्छे से नहीं समझे रहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप समझिएगा कि इन नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर अबाउट 120 mm ऑफ Hg। बेटा जो 120 है mm वो क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। 120 क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और फिर उसके बाद में क्या आता है, डायस्टोलिक प्रेशर इन 80। ठीक है, तो 80 का मतलब आप कह सकते हैं कि डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कि 120 mm। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस डायग्राम में भी, ये डायग्राम आपको आगे कुछ बता रहा है। आइए थोड़ा सा और भी हम लोग इसको देख लेते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट, हमने बता दिया इसको 120 mm ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm ऑफ Hg मीन्स मरकरी। Hg मीन्स क्या होता है, मरकरी। बेटा केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, ये सिंबल है आपका मरकरी, पारा जिसे आप कहते हैं ना। तो वही ये कहते हैं पारा हाई हो गया। तो बेटा पारा हाई हो जाने का मतलब क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। बेटा याद रखिएगा, जो ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर। बेटा लिख करके याद रखिएगा, क्योंकि इसको लिखने में गड़बड़ी होती है। यहाँ पे तो कंपटीशन में प्रश्न बनते हैं कि वर्ड दे देगा आपको, 4 वर्ड ऑप्शन दे देगा, उसमें कोई एक सही होगा। तो लिखने में किसी ने कुछ लिख दिया, किसी में स्फाइग्नो नैनो कर दिया, कोई माइनो कर दिया, हाँ कोई गायनो कर दिया। तो इसमें आपको यही समझना है कि कौन सा वर्ड जो है करेक्ट होगा। तो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। तो यहाँ पे स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र से ब्लड प्रेशर को क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। बेटा जिसका ब्लड प्रेशर या जिसकी बीपी हाई हो जाती है तो हम क्या नाम देते हैं, कहते हैं हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बहुत ज़्यादा जो है टेंशन हो गया उसको, तो हाइपर टेंशन बोल दिया गया। ठीक है, एंड इज काज्ड बाय कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स विच रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो।
और इसके साथ में इसका कारण क्या होता है बेटा कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं ना, उनका जो है क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, बेचारी सिकुड़ जाती है। इसे आप ठंडी में नहीं देखते हो, एकदम से ठंडी में रजाई के अंदर या बिस्तर के अंदर एकदम सिकुड़ जाते हो, तो वैसे ये भी सिकुड़ जाती हैं। तो जब सिकुड़ जाती हैं तो प्रेशर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप समझ जाइएगा कि हाइपरटेंशन में क्या होता है कि बीपी जब हाई होती है तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। और ये किस कारण से होता है, क्योंकि आर्टरीज में क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, धमनियाँ क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ जाएंगी बेटा तो ब्लड का फ्लो कहाँ हो पाएगा, रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, यानी जो ब्लड फ्लो होगा ना उसमें प्रतिरोध बढ़ जाता है, सही तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, इट कैन लीड टू रैप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। इससे क्या होता है बेटा कि धमनी फट सकती है, और अगर फट जाएगी तो आंतरिक इंटरनल क्या होगा, ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा? अगर आपको यह मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो मेरे प्रिय बच्चों, मुझको अपने साथ बनाए रखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करिएगा। और इसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स आई हो तो मुझको कमेंट करिएगा बेटा। ये कमेंट, आपका कमेंट बेटा यह मुझको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा। क्यों? क्योंकि अब तो मैं आपके पास क्लास में तो नहीं आ पाता हूँ, लेकिन जब मैं आता था तो मैं आपको मोटिवेट किया करता था क्लास में आकर के। पढ़ने के ढेर सारे तरीके अपनाता था, और उसमें भी कभी किसी को मैं डांट भी दिया करता था प्यार से। तो वो डांटना बस बेटा इसीलिए था कि आप मोटिवेट हो जाओ। लेकिन अब बेटा समय ऐसा चल रहा है कि आज आप अपने सर से दूर हैं, और दूर रहते हुए अब आप अपने सर को मोटिवेट करिए बेटा। अब आपका फर्ज है। किसका फर्ज है? आपका फर्ज है, मेरे प्रिय छात्रों का फर्ज है कि अपने सर को वो मोटिवेट करें, कमेंट करें, और कमेंट करें जिससे कि कहीं कुछ अच्छा हो या और बेस्ट हो, या और भी जो प्रॉब्लम्स हों या जो आपको अच्छा लगे उसमें आप लिखिए बेटा। तो हम मोटिवेट होंगे, आपके लिए और भी ज़्यादा खुश होंगे अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अलविदा, नमस्ते, लव यू ऑल।